आज हम समझेंगे कि नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है और दोनों हमेशा एक जैसे क्यों नहीं होते हैं। वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। और इस चैप्टर का जो आज हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आज, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जैसा आपको नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण मतलब इसमें आर्थिक कल्याण की बात की जा रही है, हमारे देश के आर्थिक कल्याण की बात हो रही है। ठीक है, तो आर्थिक कल्याण, अब इसका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी देश के आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख सूचक होता है। देखिए, जो हमारे देश की नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय किसी भी देश की हो सकती है, हमारे देश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी देश की जो आर्थिक प्रगति है का एक प्रमुख सूचक होता है कि हमारे देश में कितनी नेशनल इनकम आ रही है, कितना इनकम आ रहा है, कितना व्यय हो रहा है। तो वो देश की प्रगति का सूचक है कि हमारा देश कितनी प्रगति पर है, कितना विकास कर रहा है ना। यह देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि, एक फिक्स टाइम, आमतौर पर 1 वर्ष की जो अवधि रखी गई है वो, उसमें उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं उनके कुल मूल्य को दर्शाती है कि कितनी वस्तुएं और सेवाओं का कितना कुल मूल्य मिला है। आर्थिक कल्याण से तात्पर्य लोगों के जीवन स्तर, सुख सुविधा और संतोष के स्तर से है। अब आर्थिक कल्याण से मतलब है कि जो लोग हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश की जनता है, वो कितना, उनका जीवन स्तर किस लेवल पे है, उनकी सुख सुविधाएं किस लेवल पे है और उनके संतोष का स्तर क्या है, उन्हें किस स्तर पे मतलब उनको संतोष मिल रहा है, कितने सेटिस्फाई है इस चीज से, है ना। तो हमारे देश की आय ही तय करती है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक कल्याण कैसा है, आर्थिक जो गतिविधियां वो कैसे हो रही है और किस प्रकार हमारा देश प्रगति पर है कि घाटे पर है, कि मतलब अभी विकास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उस देश की राष्ट्रीय आय ही बता सकती है, इसलिए उसका मापन किया जाता है। और एक निश्चित अवधि में 1 वर्ष के भीतर जो कुल से मूल्य है, वस्तुओं का मूल्य और सेवाएं जो है उनको दर्शाती है। आर्थिक कल्याण से तात्पर्य लोगों के जीवन स्तर, सुख सुविधा और संतोष से है। ठीक है, राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण के बीच संबंध क्या है। देखिए, राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच घनिष्ठ संबंध है। अब देखिए, हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा, उसमें हमने शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध जीएनएनपी, एनएनपी, इसके बारे में पढ़ा, जीडीपी के बारे में पढ़ा, है ना। अब हमको इसमें यही देखना है कि जो हम आकलन करते हैं, जो हम मापन करते हैं, वो क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए राष्ट्रीय आय का मापन करना, है ना। उससे क्या पता चलता है कि भाई हमारे देश के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं, जो हमारे देश में बाहर के लोग भी काम कर रहे हैं तो टोटल कितनी इनकम आ रही है, हमारा देश कितना विकास की ओर जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया जाता है, परंतु ये प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, दोनों ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आय से ही पता चलता है कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं, हमारा आर्थिक कल्याण हो रहा है या नहीं, परंतु प्रत्यक्ष नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ यह है कि नहीं है कि हर व्यक्ति का कल्याण भी बढ़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय आय से ये भी बिल्कुल सही है कि भाई राष्ट्रीय आय हमारे यहाँ की अच्छी आ रही है, तो हमें ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का आर्थिक कल्याण हो रहा है ना, उसका आर्थिक कल्याण भी बढ़ेगा। फिर भी राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। ठीक है, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हर व्यक्ति का आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो राष्ट्रीय आय है वो हमारे आर्थिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, संकेत देता है, संकेतक है। उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण का जो संकेत देती है वो क्योंकि इससे यह पता चलता है कि देश में वस्तु और सेवाएं कितनी मात्रा में उपलब्ध है ना। राष्ट्रीय आय के जो आर्थिक कल्याण का संकेत किस प्रकार देती है, कैसे हमें संकेत मिलता है, तो इससे ये पता चलता है कि देश में वस्तुएं और सेवाएं कितनी मात्रा में उत्पादित की जा रही हैं। ठीक है, उच्च राष्ट्रीय आय से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति बेहतर कैसे है, बेहतर हो सकती है। मतलब कि अगर लोगों की आय उच्च है, अच्छी आय है, इनकम अच्छी मिल रही है, तो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति किस प्रकार बेहतर हो सकती है। सरकार को अधिक कर राजस्व प्राप्त होता है, जिससे वह कल्याणकारी योजनाएं चला सकती है। अब सरकार को देखिए कहाँ से प्राप्त होते हैं, सरकार को भी हम ही लोगों से प्राप्त होता है, जनता जनार्दन से ही उसको प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है। और सरकार वो करती है कि भाई सबसे कर जो लेती है सरकार, प्रत्यक्ष कर, वो जनता के लिए ही लेती है,
जनता पे ही खर्च करती है, लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, बहुत सारी योजनाएं बनाती है, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, लोगों के कल्याण से संबंधित, कि जिससे कि लोगों के लिए योजनाएं बनाकर देश का विकास किया जा सके, शिक्षा पर खर्च किया जा सके, स्वास्थ्य पर खर्च किया जा सके, और उनके लिए परिवहन जो योजनाएं है वो दी जा सके। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुविधाओं पर ही जो सरकार का काम होता है वो खर्च करना होता है। ठीक है, तो सरकार को जो अधिक राजस्व प्राप्त होता है जिससे कि वो कल्याणकारी योजनाएं चला सके, बना सके। राष्ट्रीय आय से आर्थिक कल्याण का पूर्ण मापन संभव क्यों नहीं है? अब देखिए, राष्ट्रीय आय से आर्थिक कल्याण का पूर्ण रूप से मापन, मतलब कि पूर्ण रूप से मापन संभव क्यों नहीं है? तो देखिए क्यों नहीं है ये हम देखते हैं यहाँ पे। एक तो क्या है, आय का असमान वितरण है, मतलब कि समान रूप से आय वितरित नहीं है। आय का जो वितरण है वो कैसे होता है, बांटा जाता है, मतलब वितरण मतलब बांटना, कि आय का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं होता, असमान रूप से होता है। भाई कुछ लोग तो बहुत आय प्राप्त करते हो, कुछ लोग बहुत कम आय मिलती है बहुत लोगों को। तो देखिए, अगर राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है तो गरीब वर्ग का कल्याण नहीं बढ़ता है। मान लीजिए राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है वो कुछ लोग ही उसका लाभ ले पाते हैं, कुछ लोग ही आय अच्छी कमा पाते हैं, गरीब वर्ग फिर क्या होगा, और गरीब रह जाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा। और हमारे देश का कल्याण जब हो सकता है, आर्थिक कल्याण, जब सभी लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, है ना। अब ऐसा होगा कि भाई बहुत लोगों के हाथों में तो बहुत पैसा है और बहुत लोग तो बहुत गरीब होते जा रहे हैं, फिर आर्थिक कल्याण कैसे होगा? अब मूल्य, तो यहाँ पे जो आय का असमान वितरण है उसके कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। मूल्य स्तर में परिवर्तन, अगर महंगाई बढ़ रही है तो वास्तविक आय घट जाती है और कल्याण में वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, देखिए हमने देखा कि अगर मूल्य स्तर में कैसे परिवर्तन होता है, प्राइस में कैसे परिवर्तन होता है। मान लीजिए महंगाई बढ़ गई है, ज्यादा सामान महंगा हो गया, तो वास्तविक आय जो रियल में आय है वो कैसे घट जाती है और कल्याण में वृद्धि भी नहीं हो पाती, क्योंकि लोगों का जो ज्यादा पैसा है वो उपभोग पर खर्च हो जाता है, क्योंकि चीजें महंगी हो गई। जो सामान वो पहले 20 रुपए में खरीद पा रहा था, अब वो 35 से 40 रुपए या 30 रुपए में खरीद पा रहा है, तो उसका ज्यादा पैसा तो उपभोग पर जा रहा है, क्योंकि चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई। और अगर इस प्रकार से उसकी जो वास्तविक आय वो घट जाती है और फिर आर्थिक कल्याण उसका नहीं हो पाता है, कल्याण में वृद्धि नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे गैर आर्थिक कारक देखते हैं। देखिए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, शांति भी कल्याण को प्रभावित करते हैं, जो राष्ट्रीय आय में नहीं मापे जाते हैं। देखिए गैर की यहाँ पे बात हुई है ना, गैर आर्थिक कारक। ये गैर आर्थिक जो कारक है वो कैसे हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, शांति, ये भी जो कल्याण को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनको राष्ट्रीय आय में नहीं मापा जाता है। ठीक है, या इनको राष्ट्रीय आय में नहीं मापा जाता है, गैर आर्थिक कारक है। अब गैर बाजार गतिविधियां देख लेते हैं। घरेलू काम, स्वयं सेवा। अब हमने एक देखा गैर, मतलब कि जो बाहर है, तो अब गैर बाजार गतिविधियां कैसे होती है? देखिए घरेलू काम आपके उसमें तो आते नहीं है कि उसके पे आप घर पे जो काम करते हैं उसके बदले आपको पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो तो नहीं होता। घर के काम तो आपके इसके काउंटिंग में नहीं आते हैं कि आप जॉब करते हैं। जब आप कहीं बाहर नौकरी करने जाते हैं तो ही आपको पे मिलता है, अपने घर के काम के लिए आपको कोई वेतन नहीं मिलती है। स्वयं सेवा जो आदि का मूल्य राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, जो स्वयं की सेवा होती है उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है आदि का मूल्य, पर ये कल्याण में योगदान तो करते हैं, पर ये योगदान करते हैं, कल्याण में योगदान करते हैं, लेकिन इनको राष्ट्रीय आय में मापा नहीं जाता है, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय कैसे होती है, कम हो जाती है और कल्याण में कमी होती है। देखिए किसी भी देश की अगर जनसंख्या का स्तर बढ़ता है किसी भी देश में, तो वहां का आर्थिक विकास क्या होता है, रुक जाता है, आर्थिक कल्याण उसका रुक जाता है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी कम हो जाती है और आर्थिक कल्याण में कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर जनसंख्या में किसी देश में वृद्धि हो रही है तो वहाँ का जो विकास है वो पीछे हो जाएगा, वहाँ की प्रगति जो है वो भी पीछे हो जाएगी और प्रगति रुक जाएगी, कल्याण में भी कमी आ जाती है। ठीक है, अब थोड़ा निष्कर्ष देखते हैं कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का एक आवश्यक किंतु अपूर्ण मापक है। राष्ट्रीय आय जो है वो आर्थिक कल्याण का एक आवश्यक भी है लेकिन अपूर्ण मापक है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं है। वो इसीलिए जिन चीजों को शामिल नहीं किया गया है ना। ये आर्थिक विकास की दिशा बताती है, परंतु वास्तविक कल्याण के लिए आय के साथ साथ समान वितरण, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्थिति का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। देखिए यह जो है आर्थिक विकास की दिशा तो बताती है कि हमारा आर्थिक विकास किस प्रकार होना चाहिए, पर वास्तविक जो कल्याण होता है उसके लिए जो आय के साथ साथ समान वितरण होना चाहिए। किसी भी चीज का वितरण जो है जो बांटा जाए वो समान होना चाहिए, जीवन स्तर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में की स्थिति का भी इसको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।
राष्ट्रीय आय के रूप में जो हम देखें थोड़ा परिचय, तो राष्ट्रीय आय को देश के संसाधनों रिसोर्सेज जो है प्राप्त कुल आय के रूप में भी देखा जाता है। राष्ट्रीय आय को जो देश के संसाधन है हमारे देश में उनसे जो प्राप्त कुल आय के रूप में भी देखा जाता है कि हमारे जो देश के संसाधन उनसे जो कुल आय प्राप्त हो रही है उसके रूप में भी उसको देखा जाता है। अर्थात एक निश्चित अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में देश के सभी जो उत्पादक साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जो है उससे अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय साधन आय कहा जाता है। अभी हमने इसके लास्ट टॉपिक में यही बात की थी बाजार कीमत और साधन लागत की, तो वो ये जो चीजें हैं उस टॉपिक में भी हमने कवर किया था कि जैसे उत्पादक के साधन है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमिता है, इनसे जो कुल अर्जित आय जो है अर्जित की जाती है, मिलती है जो, उसे राष्ट्रीय साधन आय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय साधन आय कहा जाता है, क्योंकि ये जो कारक है, ये जो साधन है, इनके द्वारा आय मिल रही है, इनके द्वारा इनकम प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको राष्ट्रीय साधन आय कहा जाता है। अब राष्ट्रीय साधन आय जो है का अर्थ क्या है? नेशनल इनकम एज इनकम ऑफ रिसोर्सेज, देश के सभी उत्पादन साधनों द्वारा कुल अर्जित आय, देश के जितने भी उत्पादन साधन है उनसे जो भी आय अर्जित की जाती है, जो भी आय उनसे मिलती है, वो हमारा होता है राष्ट्रीय साधन आय। ठीक है, अब इसमें से वे सभी कारक प्रतिफल फैक्टर इनकम शामिल होते हैं जो उत्पादन कार्य में लगे साधनों को मिलते हैं। ठीक है, अब इनमें से सभी जो कारक जो प्रतिफल है वो शामिल होते हैं जो उत्पादन कार्य में लगे साधनों को मिलते हैं। मतलब कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं किसी वस्तु का, उस कार्य में जो साधन लगाए जाते हैं, है ना, जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, किसी को बना रहे हैं, तो उसके उत्पादन करने में जिन साधनों का यूज किया जाता है, जिन साधनों को लगाया जाता है, उस साधन से जो प्रतिफल मिलता है ना, इनकम जो मिलती है, प्रॉफिट जो मिलता है वो। अब संसाधनों से प्राप्त आय जो प्रमुख घटक है वो देखते हैं हम। संसाधनों से प्राप्त आय के प्रमुख घटक कौन से? देखिए, एक भूमि से प्राप्त किराया, रेंट, जैसा अभी लास्ट टॉपिक में भी इसके बारे में बात हुई थी, है ना, सब एक दूसरे से सारी चीजें क्या है, कनेक्ट है। इसलिए बोला था कि छोटी छोटी चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी थोड़ा जो डीपली चीजें समझ में आएंगी। श्रम से प्राप्त वेतन या मजदूरी, अब श्रम करने के बाद, मजदूरी करने के बाद जो उससे हमें आय मिलती है, सैलरीज मिलती है, वे तो वो, और पूंजी से प्राप्त ब्याज, पूंजी हमने लगाई, पूंजी हमने ब्याज पे दी, पैसे हमने ब्याज पे दी, जो उससे हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, जो उससे ब्याज प्राप्त हुआ वो। उद्यमिता से प्राप्त लाभ, प्रॉफिट, उद्यमी ने जो सारा रिस्क लिया, सारा बिजनेस अपना स्टार्ट किया, उसे जो लाभ मिल रहा है वो। अब इन सभी आयों का योग बराबर राष्ट्रीय साधन आय। ठीक है, इन सभी जो आय इनसे जो मिल रहा है वो आय बराबर राष्ट्रीय साधन आय। इन साधनों को लगाने के बाद जो भी इनकम प्राप्त हो रही, जो आय मिल रहा है, उसके बराबर नेशनल जो आय है, नेशनल इनकम है, वो राष्ट्रीय साधन आय। और राष्ट्रीय जिसका सूत्र है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय साधन आय बराबर किराया प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ, या नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट, वेजेस प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये दोनों में आपको याद करना है, हिंदी में भी याद रहे और इंग्लिश में भी याद रहे। अब इसका निष्कर्ष निकल के क्या आ रहा है कि राष्ट्रीय आय को यदि हम उत्पादन के साधनों की दृष्टि से देखें तो यह राष्ट्रीय साधन आय कहलाती है। अगर हम नेशनल इनकम को उत्पादन के साधन की दृष्टि से देखते हैं, अगर हमारा दृष्टिकोण ये है, हम इस दृष्टि से देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को यदि हम उत्पादन के साधन के रूप में देखें तो ये राष्ट्रीय साधन आय ही कहलाएगी, क्योंकि हमें जितने साधन है उनके द्वारा आय प्राप्त हो रही है। जैसा मैंने यहाँ पे आपने देखा कि भूमि को प्राप्त होता है क्या? किराया। भूमिपति जो अपना भूमि देता है रेंट पे, उसको रेंट प्राप्त होता है। फिर श्रम जो करता है, मजदूर जो मजदूरी करते हैं उनको सैलरीज मिलती हैं, वेतन प्राप्त होता है। पूंजी से प्राप्त, पूंजीपति अगर पूंजी दे रहा है, किसी को उधार दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है। उद्यमिता से प्राप्त लाभ, उसको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है, तो इसलिए इसको फिर यह राष्ट्रीय साधन आय कहलाती है। ये किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। अब यह देश की आर्थिक स्थिति को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से देश की आर्थिक स्थिति का पता लगता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उच्च स्तर पर है कि निम्न स्तर पर है। तो ये राष्ट्रीय आय के द्वारा ही हम इसका पता लगा सकते हैं, जो ये बताती है कि उसके प्राकृतिक, मानव और पूंजीगत संसाधनों से कितनी आय प्राप्त होती है। अब देखिए, देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है और यह बताता है कि जो उसकी प्राकृतिक चीजें मानव द्वारा बनाई गई, जो उसको प्रकृति ने दी है, जो मानव ने बनाए, और जो पूंजीगत संसाधन है, उनसे जो आय उत्पन्न हो रही, उनसे जो आय प्राप्त हो रही, उनसे जो आय मिल रही है। ठीक है, तो ये किसी देश की आर्थिक स्थिति को बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचक है।
अब राष्ट्रीय उत्पाद और योग हम देखते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स, तो इसको हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उत्पाद, पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उत्पादन नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश की एक निश्चित अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है उनका मूल्य, वस्तुओं और सेवाएं दोनों इसमें शामिल होती हैं, उनका मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये तो एकदम मतलब बिल्कुल माइंड में सेट हो गया होगा, क्योंकि हमने इस चीज को बहुत बार पढ़ लिया जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया, तो हमारे लिए राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो बिल्कुल हाईलाइटेड रहा। ये किसी देश की उत्पादन क्षमता और आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, जितनी भी अंतिम वस्तुओं का निर्माण हुआ है, जितनी भी अंतिम सेवाएं बनाई गई हैं, वो हमारे देश की उत्पादन क्षमता, हमारे देश की उत्पादन क्षमता कितनी है, आर्थिक प्रगति कितनी हुई है, इसको बताता है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद के प्रकार क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय उत्पाद को 3 आधारों पर मापा जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद के प्रकार क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। तो इनको 3 आधारों पर मापा जा सकता है। पहला सकल, ग्रॉस और शुद्ध नेट आधार पर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सकल, ग्रॉस और शुद्ध नेट आधार पर दोनों आधार पर किया जाता है। तो देखिए, घरेलू जो है और राष्ट्रीय जो है उनके आधार पर किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवाओं का उत्पादन, उनका कुल मूल्य, ये सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट नेम में, देश की सीमा के एक वर्ष के भीतर, देश के अंदर ही, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के भीतर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनका जो मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो जीएनपी है, इसका शॉर्ट नेम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे डोमेस्टिक हुआ और यहाँ पे हम नेशनल बात करेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये आपको याद रखना है। जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जीडीपी में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जीडीपी में विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय जो जोड़ते हैं हम। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ा जाता है जो हमारे देश के भीतर हुई है, लेकिन इसमें जो विदेशों में होता है उसको भी जोड़ा जाता है, जो आय प्राप्त होती है। ठीक है, अब एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब हम एनएनपी है जो तो उसमें उस बराबर जीएनपी। अब जीएनपी में हम किसको घटा देते हैं? डेप्रिसिएशन को। इसको भी हमने लास्ट टॉपिक में देखा, मूल्यह्रास, है ना, इसको क्या बोलेंगे? मूल्यह्रास हिंदी में। इसको क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्यह्रास को घटा देना, डेप्रिसिएशन को घटा देना। ठीक है, एनएनपी बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्यह्रास को हमने घटा दिया। ठीक है, अब आ गया घरेलू, डोमेस्टिक और राष्ट्रीय नेशनल आधार पर। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, देश की जो सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। घरेलू उत्पाद में जो देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जीडीपी में विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उनको जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस इसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, इसको प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको घरेलू उत्पाद में याद रखना है कि किन वस्तुओं को शामिल है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या शामिल है? विदेशों से जो आय प्राप्त होती है उसको भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद के प्रमुख योग, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए, राष्ट्रीय आय का योग, प्रतीक और विवरण, ये तीनों चीज देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, देश के भीतर उत्पादित कुल मूल्य। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय। और शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो कारक है वो वास्तविक राष्ट्रीय आय, ठीक है, लागत पर, और नेशनल इनकम। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि योग है, ये प्रतीक है, मतलब किस चीज से इसको दर्शाया गया है, इसका ये विवरण है, किस प्रकार से इसका सूत्र तैयार किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद को कैसे हम बताएंगे? जीडीपी के द्वारा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम जीएनपी बताएंगे। शुद्ध राष्ट्र घरेलू उत्पाद एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल
नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो, और NNP-FSC। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, अब इसमें क्या किया है, GNP माइनस मूल्यह्रास कर दिया, फिर इसमें GDP में मूल्यह्रास को घटा दिया, यहाँ पे GDP में भी मूल्यह्रास को घटा दिया और GNP में, मतलब जो टूटी फूटी मशीनें, घिसावट, पुरानी चीजें हो गई, उनको उसमें माइनस कर दिया गया है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में GDP में प्लस क्या कर दिया, जो विदेशों से भी आय प्राप्त हो रही है उसको शामिल कर दिया गया है। लेकिन GDP में क्या है, ये ध्यान रखना है कि भाई देश के भीतर ही, हमारे देश के सीमा के अंदर, बाहर नहीं, और हमारे देश के एक वर्ष के अंदर और सीमा के भी अंदर हमारे देश जितनी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उत्पादित किया गया, मूल्य, मौद्रिक मूल्य है, वो शामिल किया गया, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद इसके विभिन्न योग किसी देश की आर्थिक स्थिति, उत्पादन क्षमता और आय वितरण का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उत्पाद जो है इसके विभिन्न योग है, किसी देश की जो आर्थिक स्थिति है, वहां पे उत्पादन क्षमता क्या है और आय का वितरण किस प्रकार किया गया है, ठीक है। किसी देश की जो आर्थिक स्थिति कैसी है, उत्पादन की क्षमता कितनी है वहां पे, और आय का वितरण किस प्रकार से किया जा रहा है, उसका पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये योगों से हमें पता चलता है कि देश में कुल उत्पादन, वास्तविक आय और कल्याण स्तर किस प्रकार बदल रहे हैं। अब इन चीजों से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे देश का कुल उत्पादन है, वास्तविक एक्चुअल में जो वास्तविक आय प्राप्त हो रही है, कल्याण का स्तर किस प्रकार है, किस प्रकार ये बदल रहे हैं, ये हमें पता चलता है इन योगों को जोड़ने पर, इन योगों को माइनस करने पर, जोड़ने पर, ये सब चीजें हमें निकल कर बाहर आती हैं कि हम किस प्रकार हमारे देश का कुल उत्पादन होगा, वास्तविक आय किस प्रकार होगी और कल्याण का स्तर किस प्रकार होगा, ठीक है। आर्थिक स्थिति भी हमने देखा, उत्पादन क्षमता भी देखा और आय का वितरण किस प्रकार किया जाता है। ये विभिन्न योगों से हमने ये चीजें, यहाँ पे जो हमने इसको तैयार किया, इसको फॉर्मूला तैयार किया, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, कल्याण का स्तर, और ये सब चीजें हमें मापने से ही पता चलती है। हमारे देश में राष्ट्रीय आय को मापना, किस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं, GDP को, GNP को, NNP को किस प्रकार से हम माप रहे हैं, तो इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि कितनी कितने हमारे देश की राष्ट्रीय आय है, इनकम कितनी प्राप्त हो रही है, कितना हमारे देश का व्यय हो रहा है, कितनी चीजें हम मंगा रहे हैं बाहर से, कितनी चीजें हम भेज रहे हैं बाहर से, तो इन सब चीजों का इसमें पता चल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय उत्पाद के प्रमुख जो योग हैं वो कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय आय का योग हमने सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो एक तरफ आपको ये चीज देखना है कि सकल घरेलू हो गया, सकल राष्ट्रीय हो गया, इसी प्रकार शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, और शुद्ध में आपको ये ध्यान जरूर देना है कि इसमें मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, उसमें सिर्फ शुद्ध चीजें ही उसमें जोड़ी जाती हैं। जो बीच की चीजें हैं, जिसको टूटी फूटी चीजों में जो खर्चे आए हैं, जिन पे खर्च किया गया है, जो पुरानी चीजें, उसको जितना है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देना है। सकल में ऐड किया जाता है क्या क्या चीजें, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं और किस चीजों को माइनस किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा NNP, GNP, डेप्रिसिएशन कहाँ पे इसको घटाया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्या चीजों को शामिल किया जाता है, और इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे हमने देखा, राष्ट्रीय उत्पाद। और तो इस प्रकार हम अपने देश का, हमारी आर्थिक कल्याण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कितनी हमारे देश की इनकम आएगी, कैसे आय का समान वितरण होगा, तब हमारे देश का आर्थिक कल्याण होगा। और यही जो हमारे राष्ट्रीय आय का लेखांकन होता है, उसका जो मापन किया जाता है, उसको हम जिस प्रकार से मापते हैं, उससे ही हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका अच्छे से पता लगाया जा सकता है, हमारे देश की आर्थिक प्रगति का पता लगाया जा सकता है, हमारे देश के आर्थिक विकास का पता लगाया जा सकता है, जब हम पूरे देश की राष्ट्रीय आय का मापन करेंगे तब। और विधियां भी हमने पढ़ ली, और किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है ये भी हमने इसमें देख लिया, कहाँ पे किस चीज को माइनस किया जाता है, शुद्ध और सकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों में अंतर को समझना। तो आज के ये टॉपिक हमारे यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ज्यादा नेशनल इनकम का मतलब ज्यादा हैप्पीनेस नहीं होता है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।